हेलो फ्रेंड, आज देखने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और आता है पहला नंबर क्या, यहाँ पर पहला नंबर आता है कि प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हमें वस्तुएं देख पाते हैं। मतलब कह रहा था प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब प्रकाश होता है वह वस्तु से पड़ता है और टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश हो गया। अब देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। दूसरा नंबर क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, यानी प्रकृति से होते हैं, और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं। मतलब प्राकृतिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब आता है कि प्राकृतिक में कौन कौन स्रोत आता है? प्राकृतिक सूर्य और तारा ये प्राकृतिक स्रोत हैं, ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। और बल्ब, दिया, मोमबत्ती आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। मतलब बल्ब, दिया को कौन बनाया है? तो ये मानव बनाया है, इसलिए ये हो जाता है मानव निर्मित स्रोत हो जाता है। ये प्रकाश स्रोत हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रदीप्त और अपरादीप्त वस्तुएं। पहला नंबर क्या है? प्रदीप्त और अपरादीप्त वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त एवं अपरादीप्त वस्तुएं क्या हैं? अब पहला नंबर हम देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित करते हैं। मतलब कह रहा है क्या, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। जैसे क्या हो सकता है? सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो सूर्य से प्रकाश निकलता है इसलिए सूर्य को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। बिजली का बल्ब से प्रकाश हमें निकलता है तो उसे बिजली का बल्ब को ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये सभी वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। अब आते हैं अपरादीप्त वस्तु। अपरादीप्त मतलब जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जैसे टेबल, कुर्सी, कलम, किताब आदि ये सभी अपरादीप्त वस्तुएं। जैसे टेबल प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, कुर्सी उत्पन्न नहीं करता, कलम हो गया यही प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, किताब भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। इसीलिए इन सभी वस्तुओं को अपरादीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या देखिए, आगे है परिकर्णन क्या है। परिकर्णन क्या है? देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कण जैसे वायु के कण या धूल कण। सूक्ष्म कण क्या होते हैं? वायु के अणु या धूल कण, ये सभी सूक्ष्म कण होता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, प्रकाश मतलब जब छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। मतलब जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो कण जो रहता है वो प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित यानी ग्रहण कर लेता है और फिर उसे चारों ओर उसे विकिरित कर देता है, यानी उसे चारों ओर फैला देता है। इस प्रक्रिया को ही परिकिरण कहा जाता है। तो मतलब परिकरण कहते हैं किसे हैं? जब प्रकाश के सूक्ष्म कण पर मतलब छोटे कण पर पड़ता है तो वह छोटा कण जो होता है वह प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करके उसे चारों ओर क्या करता है? फैला देता है। अतः ग्रहण करके फैलाने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परिकरण कहा जाता है। अब देखिए, इस परिकर्णित प्रकाश के कारण मतलब इस परिकरण के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ कह क्या रहा है? जैसे
प्रकाश के परिकर्णन के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख लेते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। अब देखते हैं प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण क्या है? जब प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। जैसे बल्ब, मोमबत्ती की लौ, मतलब बल्ब की लौ और मोमबत्ती की लौ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। मतलब बल्ब से और मोमबत्ती से प्रकाश जो होता है वह सभी दिशाओं में सरल रेखा में सभी दिशाओं में फैल जाता है। ऐसा नहीं कि वो सीधे प्रकाश देता है, ऐसा नहीं है, ये सभी दिशाओं में प्रकाश देता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है? जब प्रदीप्त पदार्थ जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। मतलब जब बल्ब और मोमबत्ती जलता है तो सभी दिशाओं में इसकी लौ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। ये हो गया। अब देखते हैं छठा नंबर क्या है? प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश के किरणपुंज कहा जाता है। सीधे कह सकते हैं हम लोग क्या? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहा जाता है। और किरणपुंज यह 3 प्रकार का होता है। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरणपुंज, दूसरा होता है समांतर किरणपुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरणपुंज होता है। अपसारी, समांतर और अभिसारी, ये 3 को किरणपुंज होते हैं। अब तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। पहला क्या है? पहला है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज। अप मतलब ऊपर की ओर, मतलब इसमें से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। अप मतलब ऊपर, बाहर किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। मतलब अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की जो किरण है वह एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु है, इसे मान सकते हैं, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। एक बिंदु स्रोत से यानी ऐसे करके ये प्रकाश की किरण ये निकल जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। अपसारी किरणपुंज में एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और दूसरा क्या है? देखिए, दूसरा है समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। मतलब ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। बहुत अधिक दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहा जाता है। मतलब जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा एक दूसरे के समांतर दिशा में वो चलते आता है। वो हमेशा एक दूसरे के समांतर चलता है। देखिए, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहा जाता है। अब तीसरा, अब देखते हैं हम लोग क्या है? अभिसारी किरणपुंज। अभी मतलब पास। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरणपुंज में किरणें के बीच की दूरी घट जाती है। मतलब ऐसे किरणपुंज में किरण के बीच की दूरी घट जाती है। पहले अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। मतलब ये कोई, जैसे देखिए, कोई प्रकाश जा रहा है, ये भी प्रकाश जा रहा है, ये भी प्रकाश जा रहा है, ये भी प्रकाश की किरण, और ये सभी एक बिंदु पर मिल जाती है। एक बिंदु पर यहाँ से यहाँ मिल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। इसे अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। अभिसारी किरणपुंज वैसे किरणपुंज को कहा जाता है जो किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। अब 7वां नंबर देखते हैं हम लोग क्या है? 7वां नंबर क्या है? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी।
पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है? देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या है पहले तो, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, कांच से प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। और हवा, हवा में तो देख सकते हैं हवा में भी प्रकाश आसानी से चल जाता है। और पानी, पानी में भी प्रकाश आर पार आसानी से चल जाता है। अब हम लोग देखते हैं पारभासी। दूसरा नंबर क्या है? पारभासी, वैसा पदार्थ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश को, वैसा पदार्थ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने से होकर प्रकाश का एक छोटे से भाग जाने देती है, ऐसे पदार्थ को पारभासी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। देखिए पारभासी पदार्थ कैसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह पदार्थ अपने से होकर छोटे से छोटे भाग को अपने से होकर जाने देता है, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे हो गया तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, इन सभी से जब प्रकाश की किरण गुजारा जाता है तो यह प्रकाश के बहुत से छोटे भाग को अपने से होकर बाहर जाने देती है, अतः ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को होकर जाने नहीं देता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा। मतलब अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को आर पार न जाने नहीं देती है। जैसे ईंट से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो आर पार नहीं होता है। पत्थर पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो यह आर पार नहीं जाता है। और लोहा पर हम लोग जैसे ही प्रकाश डालते हैं तो यह आर पार नहीं जाता है, अतः ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटता है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझ होंगे। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जैसे सूर्य का प्रकाश ये है, सूर्य का प्रकाश ये मान के कोई वस्तु है, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब हम लोग देखते हैं किरण आरेख किसे कहते हैं? किरण आरेख किसे कहते हैं? सूर्य के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। मतलब सूर्य के किरणों का पथ क्या होता है? देखिए जैसे कि सूर्य है, ये प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकला और इसे जो डॉट डॉट करके हम लोग दिखाते हैं किरण, इसे ही कहा जाता है किरण पथ कहा जाता है, इसे किरण आरेख कहा जाता है। इसे डॉट डॉट को कहा जाता है किरण आरेख। सूर्य के किरणों का पथ दर्शाने वाले, मतलब सूर्य के किरणों को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। अब हम देखते हैं परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम, जब सूर्य का प्रकाश किसी सतह से या वस्तु से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उन नियमों को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब क्या कह रहा है? देखिए फिर से समझिए। जब सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश है, किसी सतह या वस्तु से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। तो ये समझ गए हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। अब हम लोग देखते हैं परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पर होते हैं। अब आता दूसरा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसे चित्र के द्वारा हम लोग आगे समझेंगे हम लोग चित्र के द्वारा इसे। अब आता है क्या?
अब आता देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, मतलब किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अब देखिए पहला देखते हैं हम लोग, पहला क्या है, पहला देखते हैं आपतित किरण क्या है। जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी सतह या वस्तु पर पड़ती है, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह पर पड़ती है तो उस किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, किसी वस्तु पर पड़ गया, यानी मान के चलिए कोई वस्तु इस पर पड़ गया तो ये किरण क्या हुआ, ये किरण, इसे आपतित किरण कहा जाता है। इस किरण का नाम क्या हो गया, आपतित किरण हो गई। यहाँ तक समझ के अब हम लोग देखते हैं परावर्तित किरण। अब हम लोग देखते हैं क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। देखिए समझिए क्या, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह पर टकराती, जब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ सूर्य का ये आपतित किरण हो गया। अब क्या कर, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इधर से आया और इधर से चल गया, इसे क्या कहते हैं, इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। देखिए जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण, उस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपतित किरण है, यहाँ पर टकराया तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, आपतन बिंदु कहेंगे। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और अभिलंब, अब चौथा नंबर क्या है, अभिलंब, किसी समतल सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब। किसी समतल सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के यहाँ ये किरण हो गया, किरण के बीच खींचा गया लंब मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर खींचा गया लंब, इस लंब को, ये जो हम खींचे लंब, इसे क्या कहा जाता है, इसे जो बीच में जो लाइन गया इसे ही कहा जाता है, क्या कहता है, अभिलंब कहा जाता है, इसे ये अभिलंब कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आपतन कोण क्या है। अब देखते हैं हम लोग आपतन कोण क्या है। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण है, और आपतन बिंदु, ये यहाँ पर आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, से इन तीनों से जो कोण बनता है, मतलब यहाँ का कोण, इन तीनों से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसे आई से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनता है, मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखते हैं 12 नंबर, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब मतलब यानी पिक्चर, यानी चित्र क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। जिसमें प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं,
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी ये बिंदु स्रोत है, इससे आती सूर्य के प्रकाश की किरणें, ये दर्पण, यहाँ की जहाँ दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से यहाँ परावर्तन हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि इस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी जब सूर्य की प्रकाश से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु अगर सीधा है तो प्रतिबिंब उसका उल्टा बनेगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। दूसरा नंबर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को रियल प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। क्या है आभासी प्रतिबिंब? इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी ये कोई मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरण जो निकलती है ये डॉट डॉट करके निकलती है, आती हुई प्रतीत होती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे परावर्तन के बाद डॉट डॉट से दिखाया जाता है, इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसके कुछ गुण होते हैं। पहला नंबर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वो सीधा बनाता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब आता है दर्पण क्या है। दर्पण क्या है समझाएं। दर्पण क्या है मतलब मिरर। व्हाट इज मिरर। दर्पण क्या है? देखिए क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण जिस सतह से टकराकर पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। आपतित किरण जिस सतह से टकराकर पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है अतः परावर्तक सतह को दर्पण कहा जाता है। आपतित किरण जिस सतह से टकराकर पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह परावर्तित हो जाता है अतः उस परावर्तक सतह को दर्पण कहा जाता है। देखिए मान चलिए ये कोई सतह है, आपतित किरण जिस सतह से टकराकर, ये सतह माने हैं, इसे हम लोग क्या माने हैं, सतह। अब क्या है, आपतित किरण जिस सतह से टकराकर मतलब ये आपतित किरण गया यहाँ से, ये टकराया, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है, ये परावर्तित हो जाता है अतः उस परावर्तक सतह मतलब ये परावर्तक सतह को मतलब इस परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। इस परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। अब दर्पण सामान्यतः कांच का बना होता है। दर्पण किस चीज़ का, हम लोग जानते हैं कि दर्पण किस चीज़ का बना होता है, कांच का बना होता है, जिसके एक सतह को चांदी के ऑक्साइड के द्वारा कलई किया जाता है, यानी चांदी के ऑक्साइड के द्वारा रंग दिया जाता है। हम लोग जिसे दर्पण देखते हैं तो आप आगे दर्पण में आगे तो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो होता है वह रंगा हुआ होता है, और वह किस चीज़ से रंगाई किया जाता है, वह चांदी के ऑक्साइड के द्वारा उसे रंगा जाता है, चांदी के ऑक्साइड के द्वारा रंगा जाता है। अब देखिए
दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या सपाट होता है। मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या सपाट होता है, अतः वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। यानी ये दर्पण है, देखिए ये समतल सतह है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह इसका ये वाला है, परावर्तक सतह जिसका समतल या सपाट हो, मतलब पूरा सीधा हो, अतः वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण कहेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना आगे होता है, समतल दर्पण का एक खास गुण होता है कि समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, समतल दर्पण का क्या गुण होता है? समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही उतना ही पीछे बनता है। और समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है। देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला नंबर क्या? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक क्या है इसके आगे हम लोग जानेंगे। पार्श्विक को बताए हैं हम लोग। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और प्रतिबिंब आभासी बनता है। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। अतः वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला गोला किसे कहते हैं? ऐसा जिसका खोखला, ये होता है खोखला गोला का एक जिसका परावर्तक सतह, यानी इसका जो परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, अतः वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब आता है गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस दर्पण से बनता है? तो गोलीय दर्पण से बनता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा हुआ रहता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरह उभरा हुआ रहता है, अतः वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसे अंदर की ओर उभरा हुआ होता है, ये अंदर इधर कलई किया रहता है और ये उभरा हुआ होता है। देखिए ये उभरा हुआ है, ये हो गया, इसका क्या हो गया? परावर्तक सतह। इसे कहा जाता है अवतल दर्पण। कहा जाता है। देखिए, यह प्रायः कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से रजित करने पर बनता है। मतलब ये इसमें गोलीय दर्पण को कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से कलई किया जाता है, इधर से इसे रंगा जाता है और ये परावर्तक सतह होता है। ये फिर से समझाते हैं। यहाँ से देखिए, ये हो गया परावर्तक सतह, इसे बाहर की तरह से, ये अंदर की तरह, ये क्या है? अंदर की उभरा हुआ होता है, अंदर की तरफ ये उभरा हुआ होता है। इसे अवतल दर्पण कहा जाता है और इसे बाहरी सतह को रजित यानी कलई यानी रंग दिया जाता है, अतः इस प्रकार अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अब देखने वाले हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं?
उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपरी की ओर रहता है, ऊपरी की ओर रहता है, अतः वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर रहता है, ऊपर की तरह, इसका परावर्तक सतह इसे इधर रंगा होगा और ये परावर्तक सतह यह ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की तरह होगा, इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण कहा जाता है। यह प्रायः कांच के टुकड़े को अंदर से कलई करने पर बनता है। अंदर से जब इसे रंगा जाता है तब उत्तल दर्पण बनता है। देखिए, अवतल दर्पण को बाहर से रंग रहा था, अब उत्तल दर्पण को अंदर से रंगने पर बनता है। अब हो गया। अब आप चलते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन क्या? देखें, जब हम दर्पण के सामने, जब हम आईने के सामने, दर्पण के सामने, आईने के सामने खड़ा होते हैं तो हम देखते हैं कि दर्पण में बना प्रतिबिंब समान है। मतलब जब हम दर्पण के सामने, जब हम आईना के सामने खड़ा होते हैं तो हम देखते हैं कि दर्पण तो समान है, जैसा मेरा शक्ल है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है। परंतु हम अपने दाएं हाथ को जब ऊपर उठाते हैं, जब हम अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता हुआ प्रतीत होता है, अतः इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कह रहा? देखिए, जब हम दर्पण के सामने, जब हम आईने के सामने खड़ा होते हैं तब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब तो समान बन रहा है, मतलब जैसा है वैसा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन हम जैसे ही अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं, जैसे हम अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब का मतलब आईना में प्रतिबिंब में जो होता है वह उल्टा हाथ उठ जाता है, उल्टा हाथ उठता है। जैसे हम लोग पर देखिए, जैसे हम दाएं हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठता है, अब हम बायां हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठ जाता है। इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है, अतः इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। अब आता है आवर्धन क्या है? अब आता है आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे आवर्धन को प्रायः m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को प्रायः m द्वारा सूचित किया जाता है, यानी m बराबर h डैश बटा h। m बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पर आता है, देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। मतलब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब माइनस निगेटिव होता है। अवतल दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होता है, उत्तल